आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस का इतिहास, चैप्टर 3 आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में सबसे पहले जो शुरुआती नगर कैसे थे उसके बारे में हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। बहुत पुराना जो बिल्डिंग होता है, इमारत होता है, अपना कुछ न कुछ कहानी उसका रहता है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब मीन्स पाकिस्तान वाला पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आज से लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा का मतलब होता है पुराना, और स्थल का मतलब कोई प्लेस, पूरा मतलब पुराना स्थल। वो कहाँ मिला? हड़प्पा एक जगह का नाम है। हड़प्पा में क्या मिला? पूरा स्थल मीन्स पुराना स्थल मिला, पुराना जगह मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो कहाँ पे था? आधुनिक पाकिस्तान में था। उन्होंने सोचा इंजीनियर लोग जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे पंजाब में, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उनको लगा कि खंडहर है, वहां से हम ईंटा का उपयोग कर सकते हैं रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जितने भी इमारत बने थे वो सभी इमारत के जितने भी ईंटें थे, सभी ईंटें रेलवे लाइन ने बिछा दी, जिससे जो इमारत थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए। आगे बात करते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, उसके बाद जब उन लोगों ने उस ईंटे को निकाल के रेलवे लाइन बिछा दी, उसके लगभग 80 साल बाद पुरातात्विदों इसको बोलते हैं जो पुरानी चीजों से इतिहास को बतलाने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये लोग अभिलेख को पांडुलिपि से या कुछ धातु से इतिहास को बताने की कोशिश करते हैं, उस समय का, जिस समय की सारी चीजें होती हैं, उसी को पुरातात्विद कहते हैं। तो लगभग 80 साल पहले, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। कौन स्थल को? हड़प्पा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप में भारत को पहले उपमहाद्वीप बोला जाता था, क्योंकि भारत में बहुत सारे देश शामिल थे, इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता था। यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। जो ये खंडर हमको जो पता चला, ये इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था, सबसे पुराना नगर था। चूंकि इस नगर की खोज, कौन नगर? हड़प्पा। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। क्योंकि हड़प्पा का जो खोज हुआ सबसे पहले हुआ था इस महाद्वीप में, उसके बाद जो चीजें भी मिली वहां से, उसको मान लिया गया कि ये हड़प्पा का ही था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल, आज से लगभग 4700 साल पहले बना होगा। इसको हम लोग 2700 ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। हम लोग ईसा पूर्व के बारे में चैप्टर 1 डिस्कस किए थे। एक रेखा है, यहाँ पे जेसस का जन्म हो गया। इसके पहले जो भी इधर जाए, इसके पहले जो भी है उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और जेसस के जन्म के बाद जिसको बोलते हैं एडी, एनी डोमिनो। तो हम लोग जो बात हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का 4700 वर्ष पहले। यहाँ से हम लोग मानते हैं कि 2000 हम लोग का है, यहाँ मान 2000 है।
2000 मानते हैं हम लोग, तो यहाँ से 2000 गया, इधर 2700, मतलब बोल सकते हैं कि 2700 BC, या हम लोग बोल सकते हैं 4700 AD। नेक्स्ट, आप लोग सिर्फ याद रखना है कि हड़प्पा का जो नगर है वो आज से 4700 साल पहले उसका निर्माण हुआ था, लेकिन आज से 150 साल पहली बार जब पंजाब में रेललाइन का कार्य हो रहा था तभी उसके बारे में पता चला था। आगे बात करते हैं। इन नगरों की क्या विशेषता थी, जो नगर हमने देखा उसकी विशेषता क्या थी, उसके बारे हम लोग पढ़ते हैं। इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में बटा हुआ, जो ये नगर थे 2 से ज़्यादा पार्ट में बटा हुआ था। पश्चिम भाग छोटा था, जो वेस्ट जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचा पे बना था। जो इसका एक भाग पश्चिम था वो छोटा था लेकिन हाइट में बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। वो ऊंचाई वाले भाग मतलब पश्चिम भाग वाला को प्रतापगढ़ का नगर दुर्ग का जो ऊंचाई वाले जगह था उसको लोग प्रतापगढ़ क्या नाम दिया, नगर दुर्ग कहा गया। और निचले हिस्से को क्या कहा गया, नीचा नगर। हम लोग बोल सकते हैं कि पश्चिम भाग को वो लोग नगर दुर्ग कहा और पूर्वी भाग को पुरातात्विदों ने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटे की बनाई थी। जो उनका चारदीवारी जो उसका बाउंड्री था चारों ओर वो पक्की ईंटे की बनाई, मतलब उस समय तक आग की खोज हो गई थी जिससे वो लोग पक्के ईंटे बना के अपनी दीवार को सेफ रखते थे अपने घर को। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी, इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। इतनी अच्छी वहां की ईंटें थी कि आज तक वहां का ईंटें सुरक्षित था। दीवार बनाने के लिए ईंटों के चिनाई मतलब हो, जैसे हम लोग सीमेंट देखे मसला से उसको चिनाई बोला जाता है। जैसे सीमेंट द्वारा हम लोग ईंटा को जोड़ते हैं उसको चिनाई बोलते हैं। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत बने। वो लोग चुनाई इस तरह करते थे, चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि उसकी दीवारें जो है खूब मजबूत बनी रहे। कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई। कुछ नगर थे उसमें कुछ खास इमारत। नगर दुर्ग किसे कहा जाता था, जो ऊंचाई पे बना हुआ था। वहां पे खास कुछ इमारत, कुछ खास बिल्डिंग बनाने गई। मोहनजोदारो जो वहां का बनाया गया तालाब। मोहनजोदारो एक जगह का नाम है जो कि सिंधु नदी, याद करिएगा एग्जाम में आता है आप लोगों का कि मोहनजोदारो कौन नदी के किनारे। तो मोहनजोदारो आपका सिंधु नदी से किनारे है और हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे स्थित है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार में नहाने वाला का घर बताया गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। जो वो तालाब को बनाया था मोहनजोदारो में उसके लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी जो बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, इस पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाया गया था। इस तालाब में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां थी। जो तालाब में दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई हुई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए। तालाब के दोनों ओर सीढ़ियां था और तालाब के चारों ओर क्या बनाई गई थी, कमरे बनाए गए, रूम बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकलता था। तो तालाब था, उस तालाब को पानी किस तरह भरा था, तो कुआं से। पहले मशीन का उपयोग नहीं होता था, मोटर, उस समय कुएं थे।
कुएं से पानी को तालाब में भरा जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर देता था। तालाब में जो उपयोग नहा लिया उसके बाद उस तालाब को पानी को खाली कर देता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। हो सकता है उस समय जो अलग अलग विशिष्ट जो स्पेशल जो नागरिक होंगे वो लोग कुछ अवसर में, कुछ फेस्टिवल में, कुछ त्यौहार में उसका उपयोग किया करते होंगे। आगे कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में, दोनों जगह से अग्निकुंड मिले हैं। हो सकता है उस समय यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह में स्टोर का घर, इसमें अनाजों को रखा जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल में कुछ नगर ऐसे मिले हैं जहां पे भंडार गृह के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं उस समय का भवन कैसा था, नाले कैसे बनाए थे और सड़कें कैसे थे। देख सकते हैं आपके बुक में फोटो दिया हुआ है जो पहले आपको बता चुके थे। इधर देखिए सीढ़ी बना हुआ है, दोनों साइड सीढ़ी बना, ये तालाब है ये, और तालाब के चारों ओर क्या बने गए? कमरा बने हुए हैं। कमरा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं ईंटें। आगे बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं भवन। उसमें का भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़क कैसे थे, चलिए बात करते हैं। इन नगरों के घरों आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो ये लोग घर थे फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर होते थे, 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मीन्स घर के बीचों बीच आंगन था। अधिकांश ज़्यादातर घरों में एक स्नानागार, मतलब एक स्नान नहाने का घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग से नहाने का घर हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे, कई नगरों में, बहुत सारे शहर में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, हर नाली में हल्की स्लोप होती, ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। अक्सर जो नाली बनाते थे वो घर का जितना भी पानी था, वो खराब पानी, वो सभी को नाली से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। आज भी आप लोग घर के आसपास मैनहोल को देख सकते हैं, जिससे लोग, नगर निगम के लोग आके सफाई करते हैं, स्वीपर लोग। जो बाद में बड़े नाले मिलती थी, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे। मैनहोल क्या होता था? मैनहोल के जरिए उस जगह को देखभाल और साफ सफाई किया जा सके। घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। उस समय क्या था कि घर, नाले और सड़क एक साथ बनता था, वो भी योजनाबद्ध, एक प्लानिंग की तरह। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें उस समय का जीवन कैसा था, उन लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, उसके बारे में पढ़ते हैं कि नगरीय जीवन कैसा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर हो सकता ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में, आज भी देखिएगा लोग अलग अलग घर बनाना चाहते, अलग अलग फेमस घर बनाना चाहते। उस समय का भी लोग भी अलग अलग इमारतें बनाने की योजना में जुटे होंगे, जिस प्रकार अभी हो रहा है। यह संभवतः कौन हो सकता है? यहाँ के शासक
मीन्स ज़्यादा अमीर लोग जिसके पास पैसा वही तो नए नए इमारत बनाएंगे, हो सकता है वहाँ के शासक होंगे, राजा लोग होंगे। यह भी संभव है यह शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगा, हो सकता है कि जो शासक थे, बड़े लोग थे, वो दूर से धातु मंगाते होंगे, कुछ बहुमूल्य पत्थर मंगाते होंगे और अपने इमारत में लगाते होंगे। आगे बात करते हैं। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके, घड़ा और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते, हो सकता है उस समय के लोग अच्छा अच्छा मनके को, सोना चांदी से बने आभूषण ऑर्नामेंट को रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे, हो सकता है क्लर्क होते होंगे, लिपिक होते होंगे नगर में, जो मुहरों पर तो लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे लिपिक लोग, जो शायद अभी तक बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष, शिल्पकार होता है आर्किटेक्चर लोग, उसको शिल्पकार बोला जाता है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीजें बनाते होंगे। हो सकता है उस समय जिस प्रकार अभी हम लोग आर्किटेक्टर लोग हैं, शिल्पकार उस तरह पहले भी होंगे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। आगे बात करते हैं। हो सकता है लोग लंबी यात्राएं करते होंगे और वहां से जो जरूरी सामान को लाते होंगे, और साथ ही सुदूर दूर देशों से कहानी किस्से लाते होंगे। बहुत सारे वहां पे देखे गया तो बहुत सारे मिट्टी के खिलौना प्राप्त हुए। हो सकता है बच्चे वहां खेलते होंगे। कुछ देख लीजिए, इमेज आपके बुक में दिया है, देखिए यहाँ पे देखे नली दिया है, एक नली देखिए दिया है, वो नली है और ये नली साइड देखिए घर है, घर के पानी यहाँ आ रहा है और पानी बह बह के जाता है, सीधे स्लोप रहता है और जाके बड़ी नाली में गिर जाता है पानी। देखिए आप जो कुआं दिया गया हो, आप जो कुआं है देख लीजिए, आप जो कुआं है। फिर देखिए फिर आपके बुक ने मोहर दिए, देख लीजिए मोहर है, मोहर दिया हुआ है। फिर देखिए आपको खिलौना दिए गए, मिट्टी के खिलौना दिए गए हैं, जो लग रहा है कि पूरा पक्की मिट्टी के खिलौना है। आगे बात करते हैं। आगे बात कर सकते हैं उस समय के नगर और उसमें के नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। अब क्या प्राप्त हुई बात करते हैं। तो पुरातात्विदों को जो चीजें वहां से मिली उनमें अधिकतर क्या थे, पत्थर थे, शंख थे, तांबे थे, कांसा, सोने और चांदी। ये सभी धातुओं वहां से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से प्राप्त हुए। हो सकता है तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसा से लोग औजार बनाते होंगे और हथियार बनाते होंगे, और गहने और बर्तन। तांबे और कांसे से लोग औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से उस समय गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मनके, बाट और फलक। इसको बोलते हैं फलक बोलते हैं। ये आपका फलक है, ये आपका मनके हैं और ये आपका बाट है। बाट मीन्स वजन करने का होता है सामग्री, उसको बाट बोला जाता है। आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः ये लोग जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों में सामान्यतः देखा गया, जो मोहरें मिले उस समय की, उसमें सामान्यतः जानवरों की चित्र बनाए हुए प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी देखा गया कि लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, जो आप लोगों को हम चैप्टर 1 में बता चुके हैं। आगे बात करते हैं। संभवतः
7,000 साल पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ आपका आधुनिक कश्मीर में है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आज से लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? कपड़े के टुकड़े मिला, चांदी के अवशेष मिले फूलदान में ढके हुए, और कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटें, पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देते हैं। एक फोटो देख सकते हैं, ये जो दिया गया है डिजाइन देखिए, पूरा आपका पत्थर का बना हुआ है, मूर्ति है। और ये कहाँ से मिली है? आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है। उस समय देखिए बनावट कितना अच्छा वो लोग जानते थे, बनावट कितना अच्छा वो लोग कलाकारी था उस समय, कितना अच्छा डिजाइन किए गए उसमें को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। जो भी निर्माण आप लोगों ने देख रहा अधिक विशेषज्ञों का मतलब होता है जिसका अपना अनुभव होता है, जो उस काम को बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसको विशेषज्ञ बोलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। कोई किसी को ट्रेनिंग लेके वो काम को करता है, उसको उसका विशेषता, उसको विशेषज्ञ बोला जाता है। जैसे पत्थर को तराशना में पत्थर से कुछ चीजों को बनाना, उसको तराशना बोला जाता है। मनके को चमकाना, और फिर मोहरों पर पचिकारी करना, पचिकारी मीन्स चित्र बनाना, ये सभी क्या है? विशेषज्ञ का काम है। चित्र 28 हमने बताया आपको कि मूर्ति की चेहरा जो बताया आप लोगों को, जो मोहनजोदाड़ो से मिला था, वो कितना अच्छा ढंग से बनाया गया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई थी। या किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है। आगे बात करते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। प्रशिक्षण में क्या पुरुष इस सब कला को सीखते थे या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे, माने एबल थे, लायक थे। फेंस बात करते हैं, फेंस के बारे में बात करते हैं। फेंस क्या होते हैं? तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख ये दोनों प्राकृतिक चीज, नेचुरल चीज ने पाई जाती, जो प्रकृति ने हमको दिया था। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है। लेकिन फेंस को हम लोग कृत्रिम आर्टिफिशियल द्वारा अपने से बना के तैयार कर सकते हैं। बालू या स्टफिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, बालू या स्टफिक पत्थर उसका चूर चूर करके उसको गोंद में मिला के फेंस का निर्माण होता था। उसके बाद उस वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत का रंग प्राय होता था नीला या हल्की समुद्री हरे होते थे। फेंस से क्या बनता था? फेंस के मनके बनते थे। फेंस से मनके, चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से क्या क्या बनते थे? देखो बच्चे, मनके बनते थे, चूड़िया बनते थे, बाले बनते थे, इसके अलावा छोटे बर्तन ही बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं इस सभी को बनाने की क्या आवश्यकता होती है? कच्चे माल। हम लोग बात करते हैं ये लोग कच्चे माल कहाँ से प्राप्त किया करते थे। तो कच्चे माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल हमको हो सकता है प्रकृति द्वारा मिला गया है, या हो सकता है किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी है,
या कुछ धातुओं के अयस्क है वो कैसे मिलते हैं हमको, प्राकृतिक रहते, कच्चा माल मार गया। इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास, कपास भी क्या है, कच्चा माल, लेकिन प्राकृतिक नहीं है, वो किसान द्वारा उपजाया गया उपज है, क्या, कपास, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती है, हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ का भी दूर दूर से आयात, आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से मंगाना किसी चीज को। क्या क्या मंगाते थे हड़प्पा के लोग, लोहा, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को उन लोगों आयात करते थे। आगे बात करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का जो आयात, तांबे कहाँ से मंगाते थे वो लोग, राजस्थान से मंगाते थे, क्या कि वो लोग कहाँ रहने वाले थे, आधुनिक पाकिस्तान के। हड़प्पा कहाँ पर है, आधुनिक पाकिस्तान में, तो वो लोग कहाँ से मंगाते थे तांबा को, राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी इन लोग का तांबा आता था। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से ही मंगाते थे। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात, टीन कहाँ से मंगाते थे ये लोग, ईरान और अफगानिस्तान से। बता चुके हैं तांबा कहाँ से मंगाते थे लोग, राजस्थान से और ओमान से। टीन कहाँ से मंगाते थे लोग, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कहाँ करते थे लोग, कर्नाटक, सोना कहाँ से मंगाते थे लोग, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। सोने कहाँ से मंगाते थे लोग, कर्नाटक, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। आगे अगला हेडिंग आपको दिया गया बुक में, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। वो लोग भोजन को कैसे वो लोग पूरा करते थे, नगरों में रहने वाले लोगों के भोजन। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते, कौन अनाज उगाते, जो गांव में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे, गांव वाले लोग। किसान और चरवाहे में जो पशुओं को चराते हैं, किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दफ्तरों को खाने के सामान देते थे। अभी भी हो रहा है, नगम रहने जितने व्यक्ति है, जो गांव में व्यक्ति लोग उस खाने पीने की पूर्ति करते हैं। आज भी सब्जी हुआ, जो भी खाने की चीज सब किसान द्वारा आया जाता है, जो शहरों तक पहुंचता है। उस समय भी लोग नगरों के अलावा गाँव में रहते थे और वो लोग अनाज उगाते थे गाँव के लोग, और कुछ किसान भी थे और कुछ चरवाहा भी थे, और वही लोग शासक जो था, लेखक लोग थे या दफ्तर लोग खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधों से कुछ अवशेष मिले, कुछ सैंपल मिले उस समय का, जिससे पता चला कि उस समय के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जोताई मीन्स मिट्टी को ऊपर करना। जमीन की जोताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात था। जमीन की जोताई के लिए नीचे मिट्टी को ऊपर करने वाला चीज जो हल था, जिससे हल सहायता होता था, वो नई बात थी। हड़प्पा काल के समय हल तो नहीं बच पाए, उस समय का हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राया लकड़ी के बनते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने प्राप्त हैं, देख सकते हैं नीचे आप लोग, हल का ही खिलौना है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी,
इसलिए सिंचाई क्या होता है, खेतों में पानी देना, पौध सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई बोला जाता है। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। हो सकता है पानी को जमा किया होगा, हो सकता है जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई हो जाती होगी। जो पानी लोग जमा करते थे, स्टोर करते थे, उस पानी का उपयोग करते होंगे सिंचाई करने के लिए खेतों में। आगे बात करते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। जो हड़प्पा के जो गांव रहे लोग थे, वो लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह थे। जो बस्ती बने हुए, तो उसके आसपास आसपास तालाब थे, आसपास तालाब थे और चारागाह थे। चारागाह में घास के मैदान थे। लेकिन सूखे महीनों में मैसों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाता था। लेकिन बारिश कम होता था, जिस कारण मैसों के झुंडों को पानी के तलाश में बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता था। आगे बात करते हैं। वे बैर जैसे फलों को जमा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब बात करते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का शोष निरसन। गुजरात में जो हड़प्पा का कौन स्थल था, बता चुका आप लोगों का, लोथल। लोथल जो पहले बंदरगाह था, जो पोर्ट था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कच्छ के इलाके, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कच्ची खाड़ी। कच्छ के इलाकों में खादिर बेत के किनारे धौलवीरा नगर बसा हो। कच्छ का जो इलाका है खादिर बेत, उसी के किनारे पर नगर बसा है धौलवीरा। वहाँ का पानी साफ मिलता था और जमीन कैसे थी, फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में बटा हुआ था। जहाँ हड़प्पा नगर के जो नगर थे दो भाग में बटे हुए थे, वहीं धौलवीरा नगर 3 भाग में बटा हुआ था। वही धौलवीरा जो नगर था वो 3 भाग में बटा हुआ था। इस तरह हिस्से के इसके हर हिस्से के जो भी हिस्सा, 3 हिस्सा, इसके हर हिस्सों के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। जितने भी इसके हिस्से थे सबके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाए गए। जो पहले आपको बता चुके हैं, वो 4 दीवारी बनाता था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, इसके अंदर जाने के लिए बड़ा बड़ा एंट्री द्वार बनाए गए थे, प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में खुला मैदान था, ग्राउंड था, जहां पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खोदा गया। इससे हम लोग प्राप्त है कि हड़प्पा लिपि, हड़प्पा का जो लिपि था जो पत्थर में लिखे हुए थे वो प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। अभिलेखों कहाँ जरा गया था, लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी स्तरों पर पाए जाते थे। आप लोग देखे थे कि आमतौर पर हड़प्पा का जो लेख था मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाई जाती थी, इतनी बड़ी लकड़ी में नहीं था। यहाँ पे कुछ अलग चीज का संकेत होता है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा ही स्थान। दूसरा स्थान कौन, लोथल। ये कहाँ पे है, साबरमती नदी किनारे है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता है। जहाँ पे क्या मिलता था, कीमती पत्थर। आपको बता चुके थे कि कीमती पत्थर हम लोग का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए थे। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल क्या था, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सेंटर था। इस नगर में एक भंडार गिरा भी था। इस लोथल में एक भंडार गिरा भी था।
इस भंडार गृह ची कई मुहरे, बहुत सारे मुहर थे, स्टाम्प थे और मुद्रांकन। मुद्रांकन क्या होता है? एक गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी एक तरह का मुहर होता था। आजकल देखिए बहुत सारा एग्जाम पेपर या बहुत सारे चीजों में स्टाम्प मुहर मुद्रांकन लगा होता है, मुहरबंदी, जिसके खुलने से पता चल जाता था कि गलत हो चुका है उसके साथ। आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक और इमारत मिली है, यहाँ पे एक और इमारत मिली है। हो सकता है वहां मनते से काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके, आधा बने मनके वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। क्या मिले हैं? पत्थर के टुकड़ा मिले हैं, आधा बने मनके मिले हैं और मनके बनाने के जो उपकरण थे वो मिले हुए हैं और कुछ मनके तैयार भी मिले हुए हैं। बात करते हैं मोहर के बारे में, थोड़ा बात करते हैं हम लोग मुद्रांकन के बारे में। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता। मोहर का उपयोग कहाँ होता था? कुछ सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने, चिन्हित करने के लिए मोहर का उपयोग होता था। थैलों को बंद करने के लिए उन पर उनके मुहाने, उसका मुंह पर जहाँ पे खुलता होगा उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगा जाती थी। मोहर की छाप को, जो छाप लगता था मुंह, उसका क्या नाम दिया गया? मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर मोहर टूटी होती थी तो लोग जानते थे कि सामान के साथ छेड़छाड़ हो चुका है। अब आगे बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। किस प्रकार ये सभ्यता का अंत हुआ, विनाश हुआ, उसके बारे में क्या रहस्य है, उसके बारे में जानते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज से लगभग 3900 साल पहले इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। लोग वहां नहीं रहे तो कोई आयात भी नहीं कर रहा था मालों को। मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे के ढेर बढ़ने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गए, जो नाली बनाए गए तो नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए और सड़कों पर झुंगी नुमा घर बनाए जाने लगे। वहां पर पूरा गांव जैसा क्षेत्र बनना शुरू हो गए थे, झुंगी नुमा घर बनाए जाते थे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, जो नदी थी, जो रावी और जो सिंधु नदी थे वो सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। कुछ कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा महिषों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों से तो बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा। अगर बाढ़ होगा और नदियां सूखेगा भी तो कुछ इलाकों में होगा, पूरी सभ्यता पर नहीं होना चाहिए ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि शासक जो थे वहां का, उसका नियंत्रण, कंट्रोल समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। जो आधुनिक पाकिस्तान सिंध थे और पंजाब था, उसकी पूरी तरह बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नए और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। बहुत सारे लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी छोटी बस्तियां बना के बस गए वहां पे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का भी, जिसके जस्ट 1400 वर्ष बाद, 1400 साल बाद कुछ नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे विस्तार से।
अब्बा अन्यंत्र, अब्बा का अन्यंत्र किससे अन्यंत्र उसे बोला जाता है कि जिस प्रकार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा था उसी प्रकार और दूसरे देशों में क्या हो रहा था उसी के बारे में बोलते हैं अन्यंत्र। देखिए, नील नदी के आसपास, नील नदी के आसपास, नील नदी कहाँ है? मिस्र में है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़ दे तो बाकी सारी जगह रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले, और ध्यान दीजिएगा 4700 साल पहले हड़प्पा का हुआ था और 5000 साल पहले मिस्र का हो रहा है। ध्यान सुनिए बातों को। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। मिस्र के जो शासक लोग थे वो राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, बहुत सारे मकबरे बनाए जिन्हें हम लोग पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड आप देख सकते हैं, मिस्र का पिरामिड, पिरामिड का हम लोग मकबरे भी कहते हैं। राजाओं के मरने के बाद, राजाओं के मरने के बाद उनका बॉडी को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी, इस बॉडी कहा जाता था मम्मी, जिस पर रखा उसको क्या बोला था? पिरामिड या मकबरा। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। शव के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ और भी कुछ चीजों को दफनाया जाता था। वो क्या कहते? पेय पीने वाला चीज, उसके कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, कुछ संगीत, कुछ यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। इस सभी को भी साथ साथ दफनाया जाता था उसके बॉडी में। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक, जिसको सेवक थे उसको सेवा करते थे, और सेविकाएं, स्त्री पुरुष को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। आज भी देखा जाए, पहले के इतिहास देखा, इससे इतना ज्यादा खर्च शव को दफनाने में कोई भी परंपरा में नहीं दिखाया जिस प्रकार हम लोग मिस्र में देखे। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद जो भी इसका नोट्स है, इसका जो भी प्रश्न का अभ्यास का जो क्वेश्चन होंगे सभी का हल आप लोगों को मिल जाएगा।